हेलो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हमने पर्यावरण भूगोल की परिभाषा पढ़ी थी। आज हम पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और इसके अंतर्गत हमें कुछ कारकों का, कुछ बिंदुओं का अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें जैसे सबसे पहले है भू पारिस्थितिकी तंत्र या जियो इकोसिस्टम। दूसरा इसका तत्व है पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता या इकोसिस्टम फंक्शन। तीसरा है इसका कालिक पारिस्थितिकीय परिवर्तन, टेम्पोरल इकोलॉजिकल चेंज। चौथा है स्थानिक पारिस्थितिकीय परिवर्तन, जिसे स्पाशियल इकोलॉजी चेंज कहा जाता है। पांचवा है मनुष्य एवं पर्यावरणीय प्रक्रम, मैन एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस। छठा है भूमंडलीय समस्याएं व भूमंडलीय ताप वृद्धि, जिसे ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कहा जाता है। सातवां है हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, प्रकोप एवं आपदा। आठवां है पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। नौवां है पर्यावरण प्रबंधन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो ये 9 जो इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु है, उनका हम अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु जैसे मैंने बताया था, भू पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पर्यावरण भूगोल के विभिन्न पक्षों के लिए एक आधारभूत पारिस्थितिकी इकाई है। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य क्या है, उसके संगठक क्या है, पारिस्थितिकीय तंत्र की विशेषताएं क्या है, पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रकार क्या है और पारिस्थितिकीय नियम। तो जो भू पारिस्थितिकीय तंत्र है, ये एक तरह से पर्यावरण भूगोल का आधारभूत पारिस्थितिकीय इकाई है और इसके अंतर्गत सम्मिलित बिंदुओं को अभी हमने चर्चा की है। अगला बिंदु आता है जो इसका विषय क्षेत्र है, पारिस्थितिकीय तंत्र की क्रियाशीलता। पारिस्थितिकीय तंत्र के सौर्यक ऊर्जा तथा जैविक एवं अजैविक पदार्थों के निवेश के माध्यम से क्रियाशील होता है। इसके अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है: ऊर्जा के स्रोत एवं प्रतिरूप, ऊर्जा का पारिस्थितिकीय तंत्र में संचरण, पारिस्थितिकीय उत्पादकता एवं उत्पादन, पारिस्थितिकीय तंत्र में पदार्थों का संचरण। अब इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जब हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो पारिस्थितिकीय तंत्र है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। अब सूर्य है, उससे ऊर्जा मिल रही है, उसका पारिस्थितिकीय तंत्र में किस प्रकार संचरण हो रहा है, जैसे पौधे हैं, पौधों से वो दूसरे जीवों में जा रहा है, दूसरे जीव से जब उस जीव को, जैसे कोई टिड्डा है, अगर वो उसको खा रहा है पौधे को, तो उसको खाने वाले दूसरे जीव, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इस तरह से एक चेन बनती है। तो ये आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो वो ऊर्जा का जो पारिस्थितिकी तंत्र में फिर संचरण होता है, पारिस्थितिकी उत्पादकता एवं उत्पादन कि उससे लास्ट में कितनी ऊर्जा मिलती है, और पारिस्थितिकी तंत्र में इसके साथ साथ जो पदार्थों का भी संचरण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर जो हो रहे हैं, उसके बारे में भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तीसरा हमारा बिंदु है, इसके अलावा 2 बिंदु और है, जिसमें जैव भू रासायनिक चक्र तथा पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता एवं अस्थिरता। तीसरा बिंदु है इसमें हम कालिक पारिस्थितिकीय परिवर्तन। इसके अंतर्गत पौधे और जंतुओं के निम्न पक्षों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। पहला है इसका पॉइंट, पौधे और जंतुओं का उद्भव, विश्व के पादप आवरण का क्रम विकास, पादप समुदाय एवं पारिस्थितिकी तंत्र का अनुक्रम विकास, प्रजातियों का विलोपन तथा चरम वनस्पति। अगला पॉइंट है इसमें स्थानिक पारिस्थितिकीय परिवर्तन। इसके अंतर्गत विश्व में पौधे और जंतुओं के वितरण में स्थानिक परिवर्तन के निम्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है: पौधे और जंतुओं का विचरण, पौधे और जंतुओं का विश्व में वितरण, भूमंडलीय स्तर पर पारिस्थितिकीय विभिन्नताएं, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर पर पारिस्थितिकीय विभिन्नताएं, मानव जनित पारिस्थितिकीय परिवर्तन तथा पारिस्थितिकीय विभिन्नताओं एवं परिवर्तनों के पर्यावरणीय नियंत्रण।
अगला बिंदु है हमारे भूमंडलीय पर्यावरणीय समस्याएं। इसके अंतर्गत उन पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे ओजोन क्षरण, भूमंडलीय ऊष्मन आदि। इस तरह की समस्याएं मुख्य रूप से वायुमंडल की रासायनिक संरचना में मानव द्वारा जनित परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है: भूमंडलीय विकिरण संतुलन, भूमंडलीय विकिरण या ऊष्मा संतुलन में मानव जनित परिवर्तन। भूमंडलीय ऊष्मन के संकेतक क्या है? भूमंडलीय ऊष्मन की प्रक्रिया जिसमें ओजोन क्षरण एवं हरितगृह प्रभाव होता है, वायुमंडल की रासायनिकी में परिवर्तन तथा भूमंडलीय ऊष्मन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अगला बिंदु है पर्यावरणीय आपदा एवं प्रकोप। इसके अंतर्गत पार्थिव को हम टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं, या फिर जो स्थलीय भाग है पृथ्वी का वो, एवं वायुमंडलीय, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं एवं प्रकोपों को सम्मिलित किया जाता है। आपदाओं एवं प्रकोपों का अभिनिर्धारण एवं सूचीकरण, आपदाओं एवं प्रकोपों का वर्गीकरण, आपदाओं एवं प्रकोपों के कारण एवं परिणाम, और फिर प्रकोपों का न्यूनीकरण एवं प्रबंधन। अगला 7वां कारक जो विषय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाना चाहिए वह है मनुष्य एवं पर्यावरणीय प्रक्रम। पर्यावरणीय प्रक्रमों पर मानव के क्रियाकलापों के प्रभावों का अध्ययन पर्यावरण भूगोल का महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि मनुष्य की बढ़ती आर्थिक क्रियाओं ने विभिन्न पर्यावरणीय प्रक्रमों को बड़े पैमाने पर परिवर्तित किया है, जिस कारण पारिस्थितिकी तंत्र में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। इस पक्ष के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है: मनुष्य एवं जलीय प्रक्रम, मनुष्य एवं अपक्षय तथा पदार्थ संचलन, मनुष्य एवं तटीय प्रक्रम, मनुष्य एवं नदी प्रक्रम, मनुष्य एवं परिहिमानी प्रक्रम, मनुष्य एवं मृदा प्रक्रम तथा मानव जनित मृदा अपरदन एवं अवसाद निक्षेपण। अगला बिंदु विषय क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण। इस पक्ष के अंतर्गत पर्यावरण भूगोल में निम्न का अध्ययन किया जाएगा: पर्यावरण अवनयन की प्रक्रिया और कारण, कृषि विकास एवं पर्यावरण अवनयन, वन विनाश एवं पर्यावरण अवनयन, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण अवनयन, नगरीकरण एवं पर्यावरण अवनयन, आधुनिक उत्पाद प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण अवनयन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण के नियंत्रण। अगला बिंदु है हमारा लास्ट जो है इसका विषय क्षेत्र का, वो है पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण भूगोल के अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है: पर्यावरण प्रबंधन की प्रक्रियाएं, पर्यावरण प्रबंधन की विधियां तथा उपागम, पारिस्थितिकीय संसाधनों का प्रबंधन, जैव विविधता एवं प्रबंधन तथा जीवमंडल भंडार, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया कि इसका विषय क्षेत्र कितना विस्तृत है, कितना फैला हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इन जो 2 बिंदु आपको पढ़ाए गए हैं, पर्यावरण भूगोल की परिभाषा और जो आज विषय क्षेत्र पढ़ाया है, इसको याद रखें। धन्यवाद।